हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स जोन। आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 का जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग 12 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके थे। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के 12 इंडेक्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट कवर्स द सोशो एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। सो इट covers not only the monetary aspect but it also try to cover the human aspect of the poverty. Okay, that's why this measure is the best measure. Currently it is the best measure to estimate the poverty. इससे भी इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। सोशल डायमेंशन, सोशल एक्सक्लूजन और क्राइम रेट, ब्राइबरी और वल्नरेबिलिटी, ये सारे ग्रुप और ये सारे अगर इंडिकेटर्स को भी इंक्लूड किया जाए तो आई थिंक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है ना, और बेटर बनाया जा सकता है। ओके, तो टेबल 3.1 में क्या देखें? आई थिंक वी हैव सीन द head count ratio. Let us look at it once again. Yes, estimate of poverty in 1993 to 2019 है ना। तो ट्रेंड देखें हम लोग कि 1993 से 2019 तक का क्या ट्रेंड रहा है पोवर्टी का इंडिया में। रूरल एरिया में क्या रहा, अर्बन एरिया में क्या रहा, हेड काउंट रेशियो। देन वी हैव सीन द मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर जो 2015-16 में ओवरऑल इंडिया का 25% जो पीपल थे वो पोवर्टी लाइन के बिलो में थे, एंड 2019-21 में 15% पुअर पीपल, इन द सेंस 15% ऑफ द पीपल वेयर बिलो द पोवर्टी लाइन. Okay, so now we are going to discuss this questions and then we will move forward to important topics. Okay, तो टेबल 3.1 के हिसाब से इवन इफ पॉवर्टी रेट डिक्लाइन between 1993 to 94 and 2004 to 5, why did number of poor remain at about 407 million? देखिए 1993 और 1994 से ऐसा तो नहीं है कि पॉपुलेशन कमा है, पॉपुलेशन तो बढ़ा है। दैट्स वाई क्या है कि हम लोगों का जो पुअर पीपल का नंबर कमा नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए सपोज एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 100 पॉपुलेशन है और सॉरी यहाँ 100 पॉपुलेशन है और 25 जो है, न्यूमरेटर में 25, डिनोमिनेटर में 100 और 25 पुअर पीपल है। तो परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल कितने हो जाएंगे? 25%, राइट। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए 25 पुअर पीपल है and population has increased to 250. ओके, टोटल पॉपुलेशन 250 है। अब इसका परसेंटेज निकालिए, पुअर पीपल का कितना निकल जाएगा? 10%। ओके, तो इस यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? 10% पॉवर्टी है, बट दैट डजेंट मीन कि पॉवर्टी जो है, नंबर ऑफ पुअर पीपल जो है वो रिड्यूस हुआ है। 25 पहले भी थे, 25 अभी भी है। चूंकि पॉपुलेशन बढ़ चुका है, दैट्स वाई वी कैन सी द रिड्यूस परसेंटेज ऑफ द पुअर पीपल। ओके, तो सेम केस यहाँ पे भी हुआ है। दैट्स वाई वी कैन सी कि परसेंटेज जो है पॉवर्टी का रिड्यूस तो हुआ है, लेकिन पुअर, नंबर ऑफ पुअर रिमेन सेम, है ना। आर द डायनेमिक ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन सेम इन रूरल एंड अर्बन इंडिया? देखिए, पॉवर्टी जो रिड्यूस तो हुआ है, नो डाउट, रूरल एरिया में भी पॉवर्टी रिड्यूस हुआ है, ओके, और अर्बन एरियाज़ में भी रिड्यूस हुआ है। अगेन अगर हेड काउंट रेशियो का बात करें तो हाँ, उसके हिसाब से भी रूरल एरिया में पॉवर्टी डिक्लाइन किया है, अर्बन एरिया में भी डिक्लाइन किया है। एज पर मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिलता है रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में। ओके, तो हाँ, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे पॉवर्टी का जो रेट है लेस देन 50% घटा है, लेकिन अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वो घट के मतलब मोर देन 50% है। अगर 1993-94 डेटा को कंपेयर किया जाए 2011-12 हेड काउंट रेशियो परसेंटेज वाला, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी 50% तक रिड्यूस हुआ है और यहाँ पे मोर देन 50% तक। तो आप इससे एक मतलब यू कैन इंड्यूस दैट कि क्या हुआ होगा। मतलब रूरल एरियाज़ में हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कीम बहुत अच्छा से अवेलेबल नहीं हुआ होगा, एमएसएमई सेक्टर या स्मॉल स्केल सेक्टर ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुए होंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो भी शायद उतना ग्रो नहीं कर पाया होगा, माइट बी,
दैट मे बी पॉसिबल, दैट्स वाई रूरल एरिया में लेस देन 50% रिडक्शन हुआ, बट अर्बन एरिया में ज़्यादा इंक्रीमेंट, सॉरी, रिडक्शन ज़्यादा हुआ। रिडक्शन ज़्यादा क्यों हुआ? मे बी नॉन फार्म एक्टिविटी बढ़ा, छोटे छोटे एमएसएमईज ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, दैट्स वाई पॉवर्टी रिडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है। एंड एट द सेम टाइम अर्बन एरियाज़ में कनेक्टिविटीज़ अच्छे होते हैं, रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी थोड़े से पुअर होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, बहुत सारे जो स्कीम्स जो होते हैं उसका अपॉर्चुनिटी, उसका मतलब बेनिफिट ले नहीं पाते हैं रूरल पीपल, बट अर्बन एरियाज़ में कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, सो दे कैन ईजली अवेल द सर्विसेज और स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, नाउ लुक एट द टेबल 3.1। टेबल 3.1 क्या शो कर रहा है? टेबल 3.1 शो कर रहा है हेड काउंट रेशियो इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द इंडिया, है ना। देखिए यहाँ पे जो है ओवरऑल ऑल इंडिया का हेड काउंट रेशियो दिखा रहा है, वो कितना है? 15% है। बाकी यहाँ पे लमसम जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स है उसके बारे में दिखाया गया है कि हाउ द हेड काउंट रेशियो वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, है ना। बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस जगहों में हम लोग देख सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल आर हाई, बट ऑन द अदर हैंड प्लेसेस लाइक केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, Haryana, etc. Here we can see that the percentage of poor people are less. Okay, तो ये टेबल हम लोग देखें। नाउ वी कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड हियर। आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स वेयर द हेड काउंट रेशियो इज द हाईएस्ट। कहाँ पे हेड काउंट रेशियो हाईएस्ट है? तो हम लोग देखें ना कि बिहार में देन 34% है, उत्तर प्रदेश में 23% है, मध्य प्रदेश में 21% है। तो 3 स्टेट के बारे में बताया गया, तो आप 3 स्टेट मेंशन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई 3 स्टेट्स वेयर हेड काउंट रेशियो इज द लोएस्ट। हेड काउंट रेशियो है जहाँ पे लोएस्ट है, तो कौन कौन सा स्टेट्स है? तो वो सारे स्टेट हो गए, एक तो है केरल, एंड देन तमिलनाडु, देन दिल्ली। अगर लोएस्ट में आएंगे तो ये 3 स्टेट लोएस्ट में आ गए। ओके, नाउ लिस्ट स्टेट्स विच हैव HCR, हेड काउंट रेशियो, लोअर और हायर। लोअर भी बताना है और हायर भी बताना है। हेड काउंट रेशियो फॉर ऑल इंडिया, ऑल इंडिया का हेड काउंट रेशियो क्या है? 15 है, राइट। और हम लोगों को क्या बताना है कि ऐसा स्टेट जिसका हेड काउंट रेशियो ऑल इंडिया रेशियो से, ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो से कम हो, और वो भी स्टेट के बारे में बताना है जिसका हेड काउंट रेशियो ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो से कम हो। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया में 15% है, 15 से ज़्यादा कौन कौन से स्टेट हैं? तो बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। एंड देन हायर, हायर देख लिए। लोअर अब देखते हैं। ऑल इंडिया 15% है, तो 15% से कम कौन कौन है? कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड केरल। ओके, नाउ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। तो यहाँ से आप लोग को देखने को मिल रहा है कि क्या डिस्पैरिटीज है। ये बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जो सारे स्टेट है ना, यहाँ पे हाई पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पुअर पीपल आर हायर इन दिस स्टेट। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन दिल्ली, पंजाब, केरल, तमिलनाडु यहाँ पे लो है ना, एज कम्पेयर टू बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। अब वल्नरेबल ग्रुप्स की बात किया जाए कि वल्नरेबल ग्रुप्स कौन है। देखिए पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में पॉवर्टी ज़्यादा होते हैं और कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में पॉवर्टी लो होते हैं। तो वल्नरेबल मतलब जो ज़्यादा वल्नरेबल है, जो ज़्यादा हेल्पलेसनेस फील करते हैं, तो वैसे कौन से ग्रुप है? तो वैसे ग्रुप्स होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, आपका एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड्स होते हैं, अर्बन एरिया में जो एज अ कैजुअल लेबर काम कर रहे होते हैं। तो दे आर द वन हु आर मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स इन द पॉवर्टी। ठीक है, ये हो गया ग्लोबल। एक तो ये इंटर स्टेट डिस्पैरिटी हो गया कि हम लोगों का इंडियन स्टेट के बारे में दिखाया गया है ग्राफ में कि कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है और कौन सा स्टेट पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है। ओके, ना वल्नरेबल ग्रुप से पता चल गया कि विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर मोस्ट वल्नरेबल।
ओके, नाउ वी विल लुक एट द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबली पॉवर्टी का क्या सिनेरियो है? तो एक स्टैंडर्ड मेजर्स लेंगे जिसके थ्रू पॉवर्टी को मेजर करेंगे, है ना। तो वो क्या है? वो इनकम के बेसिस में वर्ल्ड बैंक के द्वारा पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है कि जो व्यक्ति का इनकम $2.5 से कम होगा, प्रतिदिन की बात की जा रही है, अगर कम हुआ, दैट मीन्स दैट पर्सन विल फॉल अंडर द पॉवर्टी। ओके, अब ये जो है डॉलर में ही क्यों यूज़ किया गया है? डॉलर इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ग्लोबली डॉलर जो है करेंसी का ज़्यादा यूज़ होता है, दैट्स वाई डॉलर हैज़ बीन टेकन एज अ स्टैंडर्ड करेंसी। ओके, नाउ ये तो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट इसके बारे में देख लिए कि दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल वन, एंड लुक एट द परसेंटेज, हाउ मेनी पुअर पीपल बिलोंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, तो शेड्यूल ट्राइब्स में अगर देखा जाए तो 43% ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। शेड्यूल कास्ट में 29% है। यहाँ पे तो ओवरऑल एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो की बात की गई है। एंड कैजुअल लेबर फार्म जो है उनमें 34% पॉवर्टी देखने को मिलता है, और कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन में 34%। ओके, दैट इज डिस्क्राइब्ड हियर। एंड देन ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड की बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। तो ग्लोबल पॉवर्टी में हम लोग देखे कि एक मेजर्स हम लोग लिए जिसके थ्रू हम लोग एस्टिमेट किए पॉवर्टी। तो वो मेजर था इनकम। ठीक है, इनकम के थ्रू हम लोग फाइंड आउट किए ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट विच सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड और विच कंट्रीज आर पुअर, मीन्स विच कंट्रीज हैविंग हाउ मैनी और व्हाट परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल, है ना। कि इनकम के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज में कितने परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल है। ओके, तो इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि नाइजीरिया में 30.9% है, बांग्लादेश में 9.6% है, इंडिया में 11.9% है, पाकिस्तान में 4.9%, चाइना में 0.1%, ब्राज़ील में 5.8%, इंडोनेशिया में 2.5% और श्रीलंका में 1.0%। नाउ वी विल लुक एट द ग्राफ। यहाँ शेयर ऑफ पीपल लिविंग ऑन अ डे 2005 टू 2009। देखिए यहाँ पे जो है ना पॉवर्टी और इक्विटी डेटाबेस की बात की गई है कि किस तरह से कौन कौन से मतलब सेक्शन ऑफ, मतलब स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में पॉवर्टी का शेयर कितना है। ठीक है, और कैसे थ्रू आउट द ईयर मतलब पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड और पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कंट्रीज हैव एबल टू रिड्यूस द पॉवर्टी। ओके, तो ईस्ट एशिया और पैसिफिक में देखिए अराउंड 39 to 40% पॉवर्टी था, एंड गवर्नमेंट मेजर्स एक्सेट्रा को अगर इंक्लूड किया जाए और एफर्ट जो भी नेशनल गवर्नमेंट या इंटरनेशनल एजेंसीज ने लगाए हैं उसके थ्रू पॉवर्टी रिड्यूस हुआ है कंटिन्यूसली। अगेन अगर साउथ एशिया की बात किया जाए तो यहाँ पे भी पॉवर्टी कंटिन्यूस डिक्रीज़ किया है। यहाँ अगर देखा जाए चाइना की बात किया जाए तो चाइना में भी कंटिन्यूस पॉवर्टी का रिडक्शन देखने को मिला है। देन नाउ लुक एट द ग्राफ। यहाँ पे नंबर ऑफ पुअर बाय रीजन इन मिलियंस में पुअर पीपल को काउंट किया गया है। ठीक है, और कैसे काउंट किया गया है? कॉन्टिनेंट वाइज कह सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर एरिया वाइज ऑफ द वर्ल्ड में इसको डिवाइड किया गया है। तो सब सहारन अफ्रीका जो ये येलो लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1990s के दौरान मोर देन 200 मिलियन पीपल जो थे पुअर पीपल थे, और थ्रू आउट मतलब 1990 से अगर 2030 तक की बात किया जाए, ये जो 2025-30 फॉरकास्टेड डेटा है। ठीक है, फॉरकास्टेड डेटा पहले से अनुमानित किया गया डेटा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सब सहारन अफ्रीका में जो नंबर ऑफ पुअर पीपल है वो कंटिन्यूस स्टैग्नेंट है, या फिर यहाँ 2020 से हल्का थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सब सहारन रीजन में नंबर ऑफ पुअर पीपल इंक्रीज किए हैं, घटे नहीं हैं। बट ऑन द अदर हैंड ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन को देखा जाए तो ये वाला पार्ट है ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पे देखेंगे कि पॉवर्टी तो 1990 अराउंड बहुत हाई था, फिर कंटिन्यूस डिक्रीज देखने को मिलता है। ओके, एंड देन लुक एट दिस ब्लू पार्ट, ये साउथ एशिया का नंबर ऑफ पुअर पीपल दिखा रहा है। यहाँ पे भी पुअर पीपल थ्रू आउट 1990 से 2010 तक ज़्यादा थे, बट इट फॉल्स कंटिन्यूसली टिल 2020।
2030 2030 तक वो कंटिन्यूस गिरता चला गया। पॉवर्टी, नंबर ऑफ पीपल में रिडक्शन आते गए। ओके, नाउ पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्यों ज़रूरत है, हम लोग पॉवर्टी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं। हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि प्रॉब्लम्स क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं कंट्रीज़ में, और इस पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हम लोग को एक डायरेक्शन देता है कि इस तरीके से काम करना चाहिए टू रिड्यूस द पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी। और पॉवर्टी अगर हम लोग पढ़ेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे कि why the people are poor, who are the poor, and what are the cause and consequence of the poverty, है ना। अगर ये पॉवर्टी के बारे में जान जाते हैं देन वी कैन फाइंड आउट द मेजर्स, ओके, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज जो होती है, बहुत सारे फंड जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को देती है टू fulfill the sustainable development goals and to make the life of the people easy. The new sustainable development goals, the United Nation purpose ending poverty of all type. United Nation का पर्पस है कि बाय 2030 को जितने भी तरह के पॉवर्टी है उसको रिमूव किया जाए, है ना। और देर आर 17 गोल्स, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 सस्टेनेबल गोल्स अपनाए गए हैं, और उस गोल को फुलफिल करने का एक टारगेट दिया गया है कि बाय 2030 इसको अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी कंट्री के साथ मिलकर पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का काम करती है, ठीक है। इन कोलेबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज, यूएन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके दे ट्राई टू इरेडिकेट द पॉवर्टी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 के तहत नो पॉवर्टी है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि पॉवर्टी को एंड किया जाए, पॉवर्टी का ख़त्म हो सके बाय 2030। तो 17 गोल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या क्या है ये दिमाग में रखिएगा। तो नो पॉवर्टी, फर्स्ट गोल नंबर 1 इज़ अ नो पॉवर्टी, देन सेकेंड इज़ जीरो हंगर, थर्ड इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4 is quality education, goal number 5 is gender equality, 6 is clean water and sanitation, 7th is affordable and clean energy, decent work and economic growth is the goal number 8, goal number 9 is industry innovation and infrastructure, 10 is reducing inequalities, 11 is sustainable cities and communities, 12 is responsible consumption and production, goal number 13 is climate action, 14 is life below water, 15 is life on land, 16 is peace, justice and strong institution, 17th is partnership for the goals। देखिए इसको याद करने का तरीका सोच लीजिएगा कि पॉवर्टी अगर नहीं रहेगा इसका मतलब हंगर भी नहीं रहेगा, और हंगर अगर नहीं रहेगा तो हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है, वेलबींग होगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। और अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम लोग अच्छे से अपने आप को एजुकेट कर पाएंगे, और अगर एजुकेशन अच्छा मिल जाता है तो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, तो जेंडर इक्वालिटी आने लगता है। और जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, अच्छा एजुकेशन मिलने लगता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लीन एनवायरनमेंट हो, सैनिटेशन हो, ठीक है, और अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हो चुके हैं गोल नंबर 4 के हिसाब से। तो हम लोग सोचेंगे कि क्लीन वाटर हो, सैनिटेशन हो, और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़े ताकि इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सके। जब हम लोग को एजुकेशन मिल जाता है, जेंडर इक्वालिटी होता है, क्लीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, सोचने लगते हैं कि क्लीन एनर्जी का यूज़ किया जाए और क्लीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, तब हम लोग क्या होता है कि हम लोग इकनॉमी को ग्रोथ की ओर ले जाते हैं, और एजुकेशन और हेल्थ अच्छा होने के कारण हम लोग को वर्क भी मिल जाता है, और जैसे ही वर्क मिलता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। ओके, तो मान लीजिए बेटर एजुकेशन मिला, स्किल्स मिला, सब चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से सोचने लगे, तो इंडस्ट्री में इनोवेशन भी आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड होगा। और जैसे ये सब डेवलपमेंट होने लगेगा, इनोवेशन डेवलप होगा, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर,
तो समाज में जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स है वो भी हम लोग उनको भी मेन डेवलपमेंट स्ट्रीम में ला सकते हैं और इन इक्वालिटीज़ को कम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जेंडर इक्वालिटीज़ को हम लोग कमा लिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जो भी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन चलता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसको भी हम लोग रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग अच्छा एजुकेशन, हेल्थ वगैरह ऑब्टेन करने के बाद हम लोग चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कम से कम हो, इक्वालिटी आए समाज के हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। और जैसे ही ये सब आने लगेगा तो हम लोग चाहेंगे कि मुंबई जैसे सिटीज़ में, धारावी जैसे जो स्लम एरिया है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो सस्टेनेबल सिटीज़ बनाएंगे, कम्युनिटीज़ बनाएंगे, ताकि जो गरीब से गरीब लोग हैं उन्हें अच्छा जीवन जीने का अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो हम लोग सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ जब बनाएंगे तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जो भी कंजप्शन करेंगे, जो भी प्रोडक्शन करेंगे, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे, ताकि इन्वायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन अगर किया जाए तो क्लाइमेट एक्शन को, क्लाइमेट जो चेंज है उसमें हम लोग सुधार ला सकते हैं, ठीक है। नाउ अ डेज माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे खाने में, हमारे बॉडी में और हर जगह, इनफैक्ट इंडोनेशिया में जो भी बारिश हुई है उसमें हर एक ड्रॉप्स में माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए इस तरह का क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है। तो अगर हम लोग क्लाइमेट एक्शन को, क्लाइमेट चेंज को कर्व करना चाहते हैं और इन्वायरमेंट को ठीक ठाक रखना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो क्लाइमेट जो है ठीक ठाक रहेगा, इन्वायरमेंट ठीक रहेगा। और अगर इन्वायरमेंट ठीक रहा तो लाइफ जो वाटर के नीचे है और लाइफ जो लैंड में है वे सब ठीक स्थिति में रहेंगे। अदरवाइज लाइफ बिलो वाटर भी थ्रेटन होंगे और लाइफ ऑन लैंड भी थ्रेटन हो जाएंगे, ओके। देन गोल नंबर 16 में जो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। यहाँ पे पीस, जस्टिस हर किसी के लिए होना चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग हो। और ह्यूमन बींग में अगर बहुत जो पुअरेस्ट ऑफ पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो अगर जस्टिस अवेल नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास भी जस्टिस पहुँचे, वो है ये गोल नंबर 16 का काम, ठीक है। और 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। देखिए ये जो टारगेट्स हैं ना, ये जो गोल्स हैं ना, बहुत ही एम्बिशियस गोल्स है। अगर ये अचीव करने में अगर हम लोग सक्षम हो जाते हैं, इसका मतलब आवर वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो इसके लिए पार्टनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। सब कोई जैसे एक दूसरे के साथ काम करे और अच्छा से सामंजस्य बैठा के ये सारे गोल को अचीव करने का कोशिश किया जाए, उसके लिए पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस टेबल में देखिए, टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड गैदर द डिटेल्स ऑफ ईच SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। डू अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन हाउ योर कंट्री स्टेट इज अचीविंग दिस गोल्स। देखिए यहाँ पे 17 गोल्स है, बहुत सारे गोल्स हैं, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप लोग कौन से गोल्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल कम आउट विद द आंसर्स, ओके। कि हमारा जो कंट्री है किस तरह से कोशिश कर रही है टू अचीव दिस गोल्स, क्या क्या स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं टू ऑब्टेन द पर्टिकुलर गोल्स, ओके। नाउ वी विल लुक एट द कॉजेज ऑफ पोवर्टी। मैं बताई ना कि पोवर्टी को आप पढ़िएगा, उसका रीज़न जानिएगा, देन ओनली वी कैन एबल टू नो हाउ टू मिटिगेट द पोवर्टी। तो पोवर्टी के मेन कारण क्या होते हैं? तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं पोवर्टी के तो बहुत सारे कारण हैं। तो मैं यहाँ पे 5-6 पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगी। वो यहाँ इस पैराग्राफ में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ओके। तो मैं शॉर्टली बताती हूँ आपको। तो सबसे पहला है हिस्टोरिकल रीजन। जब मतलब हमारा जो इंडिया था ब्रिटिश के अंडर था, देन कॉलोनियल पीरियड में क्या था कि इन इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था और यहाँ पे इंडिया में उन लोगों को मार्केट मिला अच्छा, कि अपना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बेच सकते हैं। तो उन्होंने सिस्टमेटिकली ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और स्मॉल विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज थे उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, ताकि वो अपना मार्केट को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर पाए। तो एक हिस्टोरिकल रीज़न था, बिकॉज ऑफ दैट वी आर पुअर। सेकेंड जो है, अगर 1947 से अभी तक का बात किया जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ओके। तो पहले 33 करोड़ अराउंड था 1947 अराउंड, नाउ द आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 150 करोड़। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जॉब क्रिएट नहीं हुआ, ये एक रीज़न है कि पॉवर्टी प्रिवेल होने का।
थर्ड रीज़न ये है कि इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटीज़ जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि रिच पीपल आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर पीपल आर बिकमिंग पुअरर एंड रिमेन इन पुअर कंडीशन। तो ये परपिचुअल पॉवर्टी कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करता जा रहा है बिकॉज ऑफ इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज़। ओके, फोर्थ रीज़न ये है कि हमारे जो इंडिया में है बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, लाइक शादी में बहुत ज़्यादा खर्च कर देना, लोन लेके भी खर्च करते हैं लेकिन खर्च करते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिलीजियस सेरेमनीज़ में भी बहुत सारे खर्च किए जाते हैं, ह्यूज अमाउंट खर्च किए जाते हैं, तो उसके चलते भी पॉवर्टी एग्जिस्ट करता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, हो सकता है कि जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इफ़ेक्टिवली गवर्नमेंट का स्कीम्स जो होता है ठीक तरीके से पहुँच नहीं पाई और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, इसके कारण भी पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि हाउ आवर गवर्नमेंट आर टेकिंग स्टेप्स और टेकिंग मेजर्स टू रिमूव और टू मिटिगेट द पॉवर्टी। तो टू फैक्टर्स को देखे हैं उन लोगों ने और टू फैक्टर्स पे काम करना चाह रहे हैं, एक तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो और दूसरा हो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट स्कीम चलाया जाता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बात किया जाए तो यहाँ इनकम जनरेशन की बात की जाएगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक इकोसिस्टम बनाना चाहती है जिसमें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट स्कीम है और आप कुछ अमाउंट कुछ पैसे उन लोगों को दे रहे हैं जो कि गरीब हैं, तो दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल वे टू मिटिगेट द पॉवर्टी। बट व्हेन यू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, then definitely that people will grow in the long run and they grow in the long run और इंडिया सॉरी और गवर्नमेंट में भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और तो और वो अपना ग्रोथ करेंगे, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी लाएंगे, ठीक है, तो ये एक प्रोडक्टिव ग्रोथ हो जाएगा जिसमें कि जो भी पीपल एम्प्लॉयड हो जाते हैं वो एक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं और इंडिया में नेशनल इनकम में वैल्यू एडिशन करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर सिर्फ और सिर्फ पैसे दिए दिए जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है। दैट्स वाई हमेशा गवर्नमेंट का ये टारगेट होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होना चाहिए। ओके, दैट विल बी द पेनेशिया ऑफ पॉवर्टी, अदरवाइज पॉवर्टी को रिमूव करना या मिटिगेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लेट अस लुक एट द इम्पॉर्टेंट स्कीम हियर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए ये जो एक्ट है ना ये बहुत ही अच्छा एक्ट है, वाई, बिकॉज इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया है रूरल एरियाज़ के लोगों को 100 डेज़ के लिए, ठीक है, हर एक हाउस होल्ड में 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। और मान लीजिए इसमें और एक प्रावधान है जो यहाँ पे नहीं है, मैं उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि आपका जॉब कार्ड है एमजी नरेगा स्कीम के द्वारा और आप काम करना चाहते हैं, आप डिमांड किए काम का लेकिन आपको काम नहीं मिला, अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको काम नहीं मिलता है देन आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस आपके अकाउंट में जाता है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है एमजी नरेगा का। और तो और 1/3 जो जॉब है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। एंड यहाँ पे ना सोशल ऑडिट ये सब का भी प्रावधान किया गया है ताकि मतलब लोगों को भी समझ में आए कि किस तरीके से एमजी नरेगा काम कर रही है, कोई एसेट डेवलप हुआ है कि नहीं एमजी नरेगा के तहत, एसेट्रा एसेट्रा। और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो मैकेनिज़्म एक यूज़ किया जाता है एमजी नरेगा एक्ट के तहत, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उस फंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉनिकली मनी ट्रांसफ़र होते हैं टू द बैंक अकाउंट ऑफ द लेबर। ओके, so this is very good features of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act that is trying to improve the life of the poor people. अगेन प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान, इस अभियान के तहत दो इम्पॉर्टेंट पर्पस जो है वो या दो इम्पॉर्टेंट एम को अचीव करना चाहती है गवर्नमेंट, वो क्या क्या है। पहला है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट स्पेशली कैलोरीज इनटेक एंड प्रोटीन इनटेक, एंड सेकेंड इज इम्प्रूव द स्कूल इनरोलमेंट एंड
एलिमिनेट द ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल। देखिए इस पीएम पोषण के दौरान क्या किया जाता है कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, एंड देन इनरोलमेंट, स्कूल इनरोलमेंट को बढ़ाया जाता है और ड्रॉप आउट रेशियो को कम किया जाता है। तो इस स्कीम के दौरान आप देखते होंगे कि आईसीडीएस में छोटे बच्चे से लेके क्लास 1 तक के बच्चे या फिर प्री स्कूल हम लोग कह सकते हैं, उस बच्चे को न्यूट्रिशन दिया जाता है, प्री स्कूलिंग करवाया जाता है और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन दिलवाया जाता है। एंड देन जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन कैलोरीज इनटेक लेना चाहिए उसका प्रॉपर प्रावधान किया जाता है आईसीडीएस सेंटर में। और बहुत सारे देखिएगा कि मेडिसिन भी प्रोवाइड किया जाता है फॉर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द एज 0 to प्री स्कूलिंग लेवल। ओके, तो यहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाओं का भी केयर किया जाता है, उन लोगों के लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, खाना प्रोवाइड किए जाते हैं और आयरन कैप्सूल वगैरह भी दिए जाते हैं। और तो और बहुत सारे स्कीम्स भी होते हैं टू हेल्प द प्रेग्नेंट वुमेन। सेकेंड जो है इम्प्रूव द स्कूल इनरोलमेंट। आप लोग मिड डे मील स्कीम के बारे में जानते होंगे। तो क्लास 1 से 8 क्लास के बच्चे को मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है ताकि न्यूट्रिशियस डाइट मिले और प्लस स्कूल की जो शिक्षा है वो भी बच्चे लोग ले सके। तो इस पीएम पोषण के दौरान बच्चे लोगों का स्कूल इनरोलमेंट को भी बढ़ाया जाता है और ड्रॉप आउट रेशियो को कमाया जाता है। देन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। मैं थोड़ा देर पहले आपसे डिस्कस की कि प्रेग्नेंट लेडी को आईसीडीएस सेंटर के द्वारा खाना दिया जाता है, मेडिसिन वगैरह दिया जाता है और आईसीडीएस सेंटर के थ्रू ही मतलब मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाएं आती है, फिर अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब हेल्थ सेंटर या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भेजना होता है तो आंगनवाड़ी जो महिलाएं होती है वो सजेस्ट करती है और सेफ और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में भी मदद करती है। उसके बाद जो भी गैप होते हैं मैटरनल केयर के, उस गैप को रिड्यूस किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग रेगुलर चेकअप टू द प्रेग्नेंट लेडीज। ओके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना के तहत जो होता है क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है हर एक पुअर हाउस होल्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो एलपीजी कनेक्शन होता है वो मुफ्त में दिया जाता है बिलो द पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड को, जिसके थ्रू इंसेंटिव मिलता है कि जो भी गरीब परिवार है वो भी एलपीजी गैस को यूज़ करे, ना कि कुकिंग जो होते हैं ना काऊ डंग वुड वगैरह को, जैसे वो रिड्यूस करे एज अ कुकिंग फ्यूल, जैसे वो सब यूज़ ना करे। आप देखे होंगे कि लाखा सिंह के घर में कुकिंग फ्यूल क्या यूज़ किया जाता था, फायरवुड और काउडंग केक, है ना। तो जिसके चलते उसके पापा को भी ट्यूबरकुलोसिस हुआ और उसकी मम्मी को भी हुआ। तो जो रिस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं ना, ये कुकिंग अगर क्लीन कुकिंग फ्यूल यूज़ नहीं किए जाते हैं तो पर्सन हु आर नियर द फ्यूल एंड कुकिंग द फूड विल गेट सीवियरली अफेक्टेड एंड दे विल हैव हाई रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेज। तो हेल्थ में बर्डन भी बढ़ जाता है। तो अगर रिड्यूस करना है हेल्थ बर्डन तो डेफिनेटली हम लोग को एकदम बेसिक लेवल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर क्लीन कुकिंग फ्यूल यूज़ किया जाएगा तो रिस्पिरेटरी डिजीज़ के जो भी समस्याएं होती है उससे बचा जा सकता है, तो प्रिवेंट किया जा सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। ओके, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं चलाए गए हैं और भी बहुत सारे योजनाएं हैं जैसे पीडीएस सिस्टम, अंत्योदय अन्न योजना, ये भी सारे जो चीज़ है ना वो पोवर्टी को रिड्यूस करने में काफ़ी मददगार होती है। अब हम लोग चैलेंजेस को देखते हैं। पोवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइंड इंडिया बट डिस्पाइट प्रोग्रेस पोवर्टी रिडक्शन रिमेन इंडियाज़ मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। चैलेंज तो है, अभी भी गरीबी बिल्कुल हटी नहीं है। बहुत सारे लोग हेल्थ प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, स्किल्स अच्छा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है कंट्री में। तो ये सारे जो चीज़ है ना पोवर्टी से ही रिलेटेड है और ये एक कंपेलिंग चैलेंज है इंडिया के लिए कि हाउ टू डील विद इट।
सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू द पोवर्टी। देखिए सर्टेन सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स तो मोस्ट वल्नरेबल है ही। तो उसमें से मैं बताई ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कैजुअल जो लेबर होते हैं अर्बन एरियाज़ में, लैंडलेस फार्मर जो लैंडलेस लेबर जो होते हैं रूरल एरियाज़ में, फिर पुअर के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर जो महिलाएं होती है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल होते हैं, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल वन एंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वन। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर, देखिए पोवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर इंडिया। अगर पोवर्टी रिड्यूस होगा तो इंडिया का कंडीशन भी डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, राइट। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग फोकस ऑन यूनिवर्सल एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, empowerment of women, and the economically weaker section of society would also facilitate the same। तो अब कैसे मतलब पोवर्टी को ख़त्म किया जाएगा? तो पोवर्टी के बहुत सारे फेस है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कीजिए, हेल्थ को ठीक कीजिए, एजुकेशन को अच्छा बनाइए, और देखिएगा कि जो भी पुअर फैमिली है उसके बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चे का कंट्रोल किया जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्लाइन के तरफ लेके जाया जाए। वुमेन एम्पावरमेंट हो ताकि वुमेन डिसीजन ले सके कि वो कितना बच्चा लेना चाहती है, और अगर उनके पास जो भी बच्चे हो वो अच्छा से अपने बच्चे को एजुकेट कर पाए। अगर वो एम्पावर्ड रहेगी तभी एजुकेट कर पाएगी, अदरवाइज मतलब एजुकेट करना मुश्किल रहता है। और जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह झेल रहे हैं, तो बहुत सारे आप लोग देखे होंगे ना कि रिजर्वेशन पॉलिसीज़ वगैरह है, क्यों है? in order to improve the condition of the people who belong to the economically weaker section of the society, or the people who are not in the mainstream of development of the society. That's why they have been given reservation in government exams and all other things. Now, the income based definition of poverty capture only a limited part of what poverty really means to the people. डेफिनेटली जो इनकम पार्ट है वो सिर्फ एक चीज़ को कंसिडर कर रहा है, मॉनेटरी एस्पेक्ट को कंसिडर कर रहा है, लेकिन उनका हाइजीन ठीक है कि नहीं, उनको अच्छा एजुकेशन मिला कि नहीं, हेल्थ उनका ठीक है कि नहीं, वो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड है, सोशली एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है, इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं होता है। दैट्स वाई इनकम बेस्ड जो भी डेफिनेशन है ना पोवर्टी का, वो लिमिटेड है, वो नैरोली डिफाइंड है। बट ऑन द अदर हैंड जो अभी हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो 12 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स लेके आई है, वो इंडिकेट करती है ह्यूमन पोवर्टी को, क्योंकि उसमें सैनिटेशन की बात की गई है, लिविंग स्टैंडर्ड की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की गई है। उसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है कि कोई भी हाउस होल्ड में सोशली एक्सक्लूड, कोई भी हाउस होल्ड सोशली एक्सक्लूड है कि नहीं, समाज में वो डिसीज़न, मतलब मान लीजिए कि ग्राम सभा हो रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होते हैं ग्राम सभा में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, और उनके वहाँ पे ना डेवलपमेंट भी नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता, आईसीडीएस वगैरह नहीं होता, स्कूल्स भी नहीं होते हैं, तो वो बहुत सफ़र करते हैं। तो ग्राम सभा में उनका कोई मतलब से नहीं होता है, और वो अपनी बातों को रख भी नहीं पाते हैं कि हम लोगों के यहाँ आईसीडीएस सेंटर चाहिए, हम लोगों को स्कूल्स चाहिए, हम लोगों के यहाँ भी हेल्थ कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, तो बोल नहीं पाते। तो इसका मतलब वे लोग सोशली एक्सक्लूडेड है, राइट। तो ये सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। और तो और जॉब सिक्योरिटी के बारे में भी इन जॉब सिक्योरिटी भी एक अलग क्राइटेरिया होना चाहिए कि कितने जो पीपल है वो अनएम्प्लॉयड है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर फॉल कर रहे हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयड का प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एक्सेट्रा। तो इससे भी पता चलेगा कि हाउ मच पीपल आर वल्नरेबल। ओके, देन देखिए अगर ये सारे जो चीज़ है, हेल्थ फैक्टर हो गया, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है, एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके, कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर रहेगा सोसाइटी में, तब पर भी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 50% ऑफ द सोसाइटी, मान लीजिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की ही अगर बात कर रहे हैं, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इज़ लेस, आई थिंक 20% अराउंड है वुमेन का, बट फीमेल का अच्छा खासा मोर देन 60% है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो हमारे सोसाइटी में 50% महिलाएं हैं, और वो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान नहीं दे रही है, दैट मीन्स आवर इकोनॉमी विल नॉट एबल टू ग्रो, और नॉट एबल टू अनलॉक द हिडन पोटेंशियल। तो उस हिडन पोटेंशियल को अचीव करने के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी ख़त्म करना पड़ेगा।
Worldwide experience shows that the development that with the development the definition what constitute poverty also changes. देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा पोवर्टी का जो डेफिनेशन है चेंज होता जाएगा. इंडिया में पहले कैलोरी बेसिस में पोवर्टी को डिफाइन किया जाता था बाय तेंदुलकर कमेटी, बट राइट नाउ एज वी हैव come far from the year 1947 to 2025, तो यहाँ पे अभी हम लोग पहले से अच्छे कंडीशन में है. दैट्स वाई हम लोग आज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बातें कर रहे हैं. अगर हम लोग अच्छे कंडीशन में नहीं आ पाएंगे तो हम लोग इन सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात भी नहीं कर पाएंगे. तो कोई भी कंट्री जो होता है लेस डेवलपिंग से मतलब ज़्यादा डेवलप होने के कंडीशन में जाते रहता है, तो डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी भी चेंजेस होते रहती है. The National Multidimensional Poverty Index put forward by Niti Aayog reveals that number and proportion of multidimensional poor has declined in India. Poor people जो है उसका proportion decline किया है. This may be due to array of government intervention initiated in recent year. देखिए इस बताया जा रहा है यहाँ पे इस लाइन के द्वारा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो आप लोगों ने देखा ना, पीएम पोषण अभियान, मातृत्व योजना, उज्ज्वला योजना, एमजी नरेगा एक्सेट्रा, ये सारे इंटरवेंशन के चलते क्या हुआ है कि पोवर्टी रिड्यूस हुआ है. तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही इंटरवेंशन से पोवर्टी रिड्यूस हुआ है? आपको क्या लगता है? आप इसके बारे में सोचिए, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट है या फिर आप लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोग क्या सोच रहे हैं. लेट मी नो योर थॉट इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. मतलब ये आपको सोचने को मजबूर कर रहा है कि इज गवर्नमेंट सर्विसेज और इंटरवेंशन इज इनफ, और अगर इनफ नहीं है तो क्या होना चाहिए, और अगर इनफ है तो क्या गवर्नमेंट को यहीं पे रुक जाना चाहिए. ठीक है, तो ये सारे सवाल जो है हमारे दिमाग में हैं और आप लोग पहले सोचिए, बताइए. अगर आप इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं देन आई वुड लाइक टू डिस्कस, बट फर्स्ट यू हैव टू थिंक ऑन इट एंड देन यू लेट मी नो इन द कमेंट. आई विल डिस्कस इन सम अदर डे. ओके, नाउ अब फटाफट हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं. आप लोग के पास पेन पेपर होगा, नहीं है तो प्लीज़ टेक द पेन पेपर एंड जो भी आंसर मैं बोलते जाऊंगी उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉट डाउन करते चले जाइएगा. ठीक है, ओके. हाउ इज़ द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड इन इंडिया? कैसे किया जाता है? तो हम बेसिकली 3 वेज के बारे में बताएंगे. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, एंड थर्ड on the basis of indicators adopted by multi-dimensional poverty index. ठीक है. Second, do you think that present methodology of poverty estimation is appropriate? Yes, it is far appropriate or much better than the calorie intake and consumption and expenditure based, but it can be made more appropriate by including other dimensions like job security, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी ऑफ द पीपल. ये सारा अगर इंक्लूड किया जाए देन आई थिंक पॉवर्टी एस्टिमेशन को और अप्रोप्रिएटली एस्टिमेट किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1993. 1993 से 2019 तक लगातार पॉवर्टी में रिडक्शन आया है. टेबल 3.1 में जाइएगा चैप्टर का, आपको देखने को मिलेगा. डिस्कस द मेजर रीजन्स फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया. क्या रीजन है पॉवर्टी के? तो मैं बताई थी ना व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. तो पहला हिस्टोरिकल रीजन है कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इंडिया को मार्केट में कन्वर्ट कर दिया गया और जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे उसको सिस्टमेटिकली रूइंड कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए. सेकेंड, जितना पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके हिसाब से जॉब ग्रोथ नहीं हुआ. थर्ड, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज़ है जिसके कारण परपिचुअल पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रहा है. फोर्थ है कि बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, लाइक कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स के लिए बहुत सारे खर्च किए जाते हैं, शादी ब्याह के लिए बहुत खर्च किए जाते हैं. तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो एक पुअर पीपल को पुअर बना के रख देता है. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, शायद कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ या सेक्शन ऑफ रीजन में पॉवर्टी के जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं वो ठीक ठाक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते भी पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है. ओके,
आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं बताई थी कौन कौन से ग्रुप्स है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, लैंडलेस लेबर, कैजुअल अनस्किल्ड वर्कर, वुमेन, चिल्ड्रेन, फिजिकली challenged people, they are the most vulnerable to the poverty in India. Given an account of interstate disparities of poverty, एक ग्राफ हम लोग देखे थे, आई थिंक ग्राफ 3.1, हाँ दिस वन। यहाँ पे देखिए हेड काउंट रेशियो ऑफ इंडियन स्टेट है, इस ग्राफ को बनाइएगा। कौन सा स्टेट पुअर परफॉर्म कर रही है, कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में आप लिखिएगा, देन यू विल गेट टू नो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट गिव एन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट, ओके हो गया। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स। ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स क्या है, तो अगेन यू कैन सी ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स हियर फ्रॉम द टेबल। टेबल यहाँ पे है, यहाँ देखिए नाइजीरिया का क्या परसेंटेज है पुअर पीपल का, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, श्रीलंका। इस टेबल को आप लोग मेंशन कीजिएगा और बताइएगा कि सबसे ज़्यादा अगर पुअर पॉपुलेशन कहाँ अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नाइजीरिया में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, ब्राज़ील में भी है। लेकिन अच्छा परफॉर्म कौन कर रही है ग्लोबली, तो चाइना है, श्रीलंका है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ये ग्राफ को दिखाइएगा उसके साथ ही सब सहारन अफ्रीकन रीजन में द नंबर ऑफ पुअर पीपल इज हाईएस्ट एंड देयर नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग थ्रू आउट द ईयर, रेदर इट इज इंक्रीजिंग। ऑन द अदर हैंड ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में 1990 से 2005 तक की बात करें तो नंबर ऑफ पुअर पीपल जो थे बहुत ही ज़्यादा थे, 1800 मिलियन से अराउंड थे। लेकिन आफ्टर 2005 ये कंटिन्यूस डिक्रीज होता चला गया। ठीक है, एंड ये जो ब्लू रीजन है साउथ एशिया, साउथ एशिया के बारे में बोल सकते हैं कि इन साउथ एशिया ऑल्सो द नंबर ऑफ पुअर पीपल वेयर अराउंड 350 to 400 मिलियंस, और द नंबर हैव बीन इंक्रीज्ड डिक्रीज फ्रॉम द ईयर 2010 से हम लोग को डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, रिडक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो ग्राफ है इसको दिखाइएगा, टेबल को दिखाइएगा, तो आप ग्लोबली पॉवर्टी का ट्रेंड को पकड़ पाएंगे और समझा भी पाएंगे। Next, describe the role of government in reducing poverty in India. Definitely, government is the anchor on which our economy is dependent. ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी स्कीम्स है, वो सारा चीज़ इंडियन पीपल को अफेक्ट करती है। तो अगर गवर्नमेंट पॉवर्टी का पॉलिसी अगर अच्छा बनाए तो डेफिनेटली पॉवर्टी रिड्यूस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉवर्टी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नेंस, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिटिगेटिंग द पॉवर्टी एंड एलिविएटिंग द पॉवर्टी। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी? ह्यूमन पॉवर्टी जो कंसेप्ट है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, दैट गोज बियॉन्ड द lack of income and calories intake, but it also include the deprivation like health, education, shelter, sanitation, voice in decision making process, etc. Who are the poorest of the poor? The poorest of the poor are those within the poor household who are systematically deprived, for example women, infants, elderly people, divyang, etc. What are the main feature of महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005? क्या मेन डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस फीचर्स क्या है, तो 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहला कि 100 डेज का गारंटीड जॉब मिलता है, लीगल गारंटी है। सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, मान लीजिए कोई भी लेबर डिमांड करता है जॉब और 15 दिन में जॉब नहीं मिलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसको मिलता है। वो थर्ड फीचर्स है कि 1/3 ऑफ जॉब आर रिजर्व फॉर वुमेन। फोर्थ, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन किया जाता है थ्रू सोशल ऑडिट एंड यूजिंग द मैकेनिज्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर हो डायरेक्टली टू द लेबरर्स बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी लाइन एंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स बेस्ड ऑन पॉवर्टी एस्टिमेट्स। देखिए कंजप्शन बेस्ड जो पॉवर्टी है वो सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कवर करती है, बट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो इकोनॉमिक प्लस सोशल एस्पेक्ट दोनों को कवर करती है। ठीक है,
और कंजप्शन बेस्ड मेथड में आप बेसिकली सोच लीजिएगा कि फूडिंग, क्लॉथिंग, शेल्टर की बात हो रही है, बट नेशनल मल्टी इंडेक्स पोवर्टी इंडेक्स में न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट्स के बारे में भी बात की जा रही है। नेक्स्ट, लिस्ट द इंडिकेटर्स यूज टू एस्टिमेट मल्टी डायमेंशनल पुअर इन इंडिया। कितने सारे इंडिकेटर्स है, वो सारे इंडिकेटर्स को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। तो 12 इंडिकेटर्स है, मैं एक बार बोल दे रही हूँ, टेबल में मेंशन है, सारे को डिटेल्स में लिखिएगा यहाँ पे। न्यूट्रिशन है पहला, दूसरा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, थर्ड वन इज मैटरनल हेल्थ, फोर्थ वन इज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, फिफ्थ वन इज स्कूल अटेंडेंस, सिक्स्थ वन इज कुकिंग फ्यूल, सेवेंथ वन इज सैनिटेशन, एट्थ वन इज ड्रिंकिंग वाटर, नाइन्थ वन इज हाउसिंग, टेंथ इज इलेक्ट्रिसिटी, 11th is asset, and 12th one is bank account. So all are these are the indicators that is used to estimate multi-dimensional poor in India. Okay. तो सारा चैप्टर कवर हो गया, चैप्टर 3 कवर हो गया और उसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस हो गया। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।